अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे मुख्तलिफ़ हवाले से तुर्की की सिटीज़नशिप के बारे में और तुर्की में रेजिडेंस परमिट के बारे में। तो उन सवालात के मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दूं और दोस्तों को जो रहनुमाई हो सकती है वो करूं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इंतहाई जो अहम मालूमात हैं सिटीज़नशिप के हवाले से। मैंने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जब टर्की आती हैं तो उन्हें बेशुमार सिटीज़नशिप के डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल होते हैं और उन मसाइल में वो उलझे रहते हैं और उनकी सिटीज़नशिप का प्रोसेस 5-5 माह डिले होता है। और वो दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट नहीं हो रही। तो मैं आज की वीडियो में आपसे डॉक्यूमेंटेशन बड़ी सादा है, उसकी इंतहाई अहम तफसीलात जो हैं कि आपने वो डॉक्यूमेंटेशन किस तरह प्रिपेयर करनी है और आप किस तरह वो डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से कागजात आप साथ लाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक दिन भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी की मालियत पूरी करते हैं तो आप फ़ौरन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट, आपकी वाइफ का पासपोर्ट और आपके उन बच्चों का पासपोर्ट जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आपके, जो एलिजिबल हैं सिटीज़नशिप के लिए, उनका पासपोर्ट। और पासपोर्ट की जो ट्रांसलेशन है, टर्किश ट्रांसलेशन, वो यहीं पर होती है और नोटरी पब्लिक के ऑफिस में होती है। यहाँ नोटरी पब्लिक का ऑफिस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो आपका जो ट्रांसलेशन करता है और फिर उसको वो उसकी तस्दीक भी करता है, उसकी वो स्टैम्प भी करता है और उसको ऑनलाइन वो रिकॉर्ड में भी दे देता है। तो पासपोर्ट आपके जो हैं वो उसकी टर्किश ट्रांसलेशन और नोटरी पब्लिक की टेस्टेशन जो है वो यहीं पर ही मुतलका नोटरी की ऑफिस से होती है, उसकी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। अब मैं उन 3-4 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करूं जो सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है, लेकिन उनमें जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं चाहूँगा कि मैं आपको आपके गोश गुजार करूँ और आपको वो थोड़ा सा उसकी तफसीलात बता दूँ, ताकि आप जब सिटीज़नशिप के लिए किसी भी मुल्क से टर्की पहुँचें तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। नंबर 1, मैं तरतीब से शुरू करता हूँ कि आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जो मौलवी का लिखा हुआ निकाहनामा, वो सफ़ा नहीं, बल्कि जो कंप्यूटराइज नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है आजकल मिल रहा है, वो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट आपका चाहिए जिस पर QR कोड भी होता है। और ये नॉर्मली यूनियन काउंसिल जो है वो इशू करती है, लेकिन बेसिकली ये सिस्टम नादरा ने ही यूनियन काउंसिल को मुख्तस किया होता है कि वो मैरिज को का इंदराज जो है वो नादरा में यूनियन काउंसिल से कर सकें। तो आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आपने करना क्या है, आपने मैरिज सर्टिफिकेट को जो दफ्तर खारजा है वहाँ से आपने उसका QR कोड वो भी देते हैं, वो लगवाना है और उसकी अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपने टर्किश एम्बेसी से, अपने मुतलका अपने शहर का आपके टर्किश कौंसलेट है या एम्बेसी है, वहाँ से आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है। प्लस वो नोटरी पब्लिक वाला काम भी एम्बेसी और कौंसलेट कर रहे होते हैं कि वो आपका कंप्यूटर में इंदराज करके उसका वो डायरी नंबर, उसका वो सारे रेफरेंस नंबर लगा के आपको वो दे देते हैं। तो उससे फिर आसानी ये होती है कि जब आप यहाँ के सबमिट करवाते हो तो वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन हुई है ये कहाँ से हुई है और ये ठीक है, ये मुसद्दका है या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपके बच्चे जो एलिजिबल हैं, जो सिटीज़नशिप के लिए अहलियत रखते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल से मिलते हैं। आप सबको मालूम है नादरा के ही होते हैं, वही सिस्टम जो यूनियन काउंसिल को दिया होता है नादरा ने, वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं उनको भी इसी प्रोसेस के तहत कि पहले आपने दफ्तर खारजा से आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी, उसके बाद आपने अपने मुतलका एम्बेसी या कौंसलेट से उसकी टर्किश ट्रांसलेशन भी करवानी है और उसको कंप्यूटर में फीड करवा के अटेस्टेशन भी करवानी है। नंबर 3, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम FRC कहते हैं। FRC में
आपका पूरा फैमिली ट्री होता है, आपकी बीवी, आपके बच्चों का, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनका सब कुछ लिखा होता है और वो एक ही सफ़े पर आपकी पूरी फैमिली का ट्री होता है। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिस है या कुछ इदारे कहते हैं ये, वो जो ऑफिस है वो आपके पूरे फैमिली को, जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको वो वहाँ मार्क कर लेता है। उनको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता बर्थ सर्टिफिकेट को आपसे मैच, मैरिज सर्टिफिकेट को मैच करने का। जब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है तो उसमें आपका, आपकी वाइफ का और बच्चों की तमाम डिटेल होती है। उनको आसानी हो जाती है कि वो आपकी फैमिली को रिकॉग्नाइज कर सकें और उनकी वो एलिजिबिलिटी जो है चेक कर सकें। वैसे तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं है, लेकिन बेहतर है, बहुत बेहतर है कि आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से इशू करवा लें। ये नादरा के ऑफिस से इशू होता है, उसके बाद आपने दफ्तर खारजा से इसकी अटेस्टेशन करवानी है और फिर उसी तरह जो टर्किश कौंसलेट या टर्किश एम्बेसी है वहाँ से आपने इसका टर्किश ट्रांसलेशन प्लस उसकी जो नोटरी पब्लिक वो जो इंदराज करते हैं कंप्यूटर में और उसको रेफरेंस नंबर देते हैं वो आपने लगवाना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर होते हैं, ये जो सिटीज़नशिप के लिए मेन रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ आपने जो तस्वीर हैं वो 6 तस्वीर आपकी चाहिए। बायोमेट्रिक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में वो आपकी तस्वीर चाहिए। वो आप पाकिस्तान से बनवा के ला सकते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन बेहतर है कि वहाँ से सस्ती हैं, आप अपने मुल्क से अगर सस्ती हैं तो वहाँ से बनवा लाएं। वो तस्वीर आपने 6 तस्वीर पर हेड, आपके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके सबकी 6 तस्वीर 1 बाई 1 कहते हैं, इंच बाई इंच की, या 50 to 60, 50 and 60 मिलीमीटर की भी एक्सेप्टेबल है। वो आप तमाम उन अफराद की जिनके लिए आपने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है, उनकी वाइट बैकग्राउंड में ये तस्वीर चाहिए। अब ये वो डॉक्यूमेंट हैं, नॉर्मली कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 4 से 5 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आपका पासपोर्ट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं और आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और तस्वीर हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, होता ये है कि लोग यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से आते हैं तो वो दफ्तर खारजा से तो उसकी अटेस्टेशन करवा लेते हैं, QR कोड भी ले लेते हैं, लेकिन वो उसकी टर्किश ट्रांसलेशन वहाँ से और उसका नोटरी वाला जो अमल है वो वहाँ से नहीं करवाते। वो फिर उन्हें यहाँ आके 3 गुना 4 गुना फ़ीस दे के करवाना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने तलका नोटिस का यहाँ लैंग्वेज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर कोई यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है आपकी तो वो आपका एतराज़ लग जाता है। 3 माह बाद पता चलता है कि आपकी दरख्वास्त पर कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, आपको वो रिमूव करना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अगर वहाँ से ही करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये डॉक्यूमेंट्स जब आपकी $2,50,000 की मालियत की प्रॉपर्टी मुकम्मल हो जाती है तो ये आप किसी भी वकील को यहाँ पर हायर करके उसके ज़रिए ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हैं और 2 से 3 हफ्ते में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। जो इसका मतलब होता है कि आप आपकी दरख्वास्त पर आपके जो सबमिट हुए डॉक्यूमेंट्स उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। 2 से 3 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते तक आपको इसका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और उसके बाद वो सिटीज़नशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो 3 से 4 महीने, आजकल कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, 4-5 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है इट मीन्स कि आपका सिटीज़नशिप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और जब आपका सिटीज़नशिप का प्रोसेस फाइनलाइज स्टेज पर जाता है तो फिर आपको पासपोर्ट और ID कार्ड के लिए भी फ़ीस जमा करवाना पड़ती है। वो नॉमिनल सी फ़ीस है, वो आप जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपके पासपोर्ट और आपका जो टर्किश रेजिडेंट परमिट है वो आपका आ जाता है और आप बाकायदा तुर्की के शहरी कहलवाते हैं और तमाम वो जो फ़ायदे या जो हुकूक़ हैं टर्किश सिटीज़न के वो आपको हासिल होते हैं। बहुत शुक्रिया।